students, welcome to MKH. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH. मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास. तो यहाँ पर हम जितने भी सजीव प्राणी हैं उनकी विशेषताएं, उनके आवास के बारे में जानने वाले हैं कि जो भी जीव जंतु है, जो भी प्राणी है, जो भी सांस लेते हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं. तो सजीवों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ जीव मरुस्थलीय इलाकों में रहते हैं, कुछ जीव अत्यंत बर्फीले और ठंडे इलाकों में रहते हैं. जैसे आपने देखा है ऊंट, तो ऊंट जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में रह सकता है. वैसे ही आप देखते हो कि मछली है वो पानी के अंदर ही रह सकती है, पानी से बाहर नहीं रह सकती है. वैसे ही मनुष्य जो है वो पानी के अंदर नहीं रह सकता, वो बाहर रह सकता है. लेकिन इसी बीच कुछ बीच के भी हैं, जैसे मेंढक है तो वो धरती पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है. तो इन सभी सजीवों की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे और इनके आवास के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पर रहते हैं. ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की किसकी, आवास की. तो अगर पूछ लिया जाए कि आवास क्या है तो आप कह देंगे कि कोई भी पौधा है, कोई भी जीव जंतु है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि आवास क्या है. तो एक साधारण सी बात हो गई कि कोई भी जीव जंतु है, पक्षी है, प्राणी है, उसके आसपास का जितना भी परिवेश है, जो भी परिवेश है उसके आसपास का, जिसके अंदर वह निवास करता है, वह क्या कहलाता है, आवास कहलाता है. जैसे आप कहाँ रहते हो, आप अपने घर में रहते हो, तो आपका परिवेश जो है, आपका मोहल्ला है, तो वो क्या हो गया, आपका आवास हो गया. तो अगर परिभाषा देनी चाहिए तो किसी पौधे, जंतु या जीव का वह परिवेश जिसके अंदर वह रहता है. ठीक है, आवास का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी जीव जंतु का वह परिवेश जिसके अंदर वह रहता है. ठीक है, वह चारों ओर का वातावरण जिससे वो घिरा हुआ है, वह परिवेश जिसके अंदर वो रहता है, क्या कहलाता है, आवास कहलाता है. अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज आती है कि जितने भी जीव जंतु हैं उन्होंने अपने आप को अपने आवास के अनुसार ढाल लिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जो कश्मीर में रहते हैं वो लोग अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं. अगर हम कश्मीर जाएं तो हमारा वहाँ पर जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और वही लोग अगर मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर आ जाए जहाँ पर कड़ाके की गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर अगर वो आ जाए तो उनका जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है. जैसे कि आप देखते हैं कि अंग्रेज जो है, अगर मान लीजिए कनाडा जैसे ठंडे देश की बात की जाए तो हम लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जीना कुछ दिन के लिए मुश्किल होता है. लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं भी जो यहाँ से गए हैं और उन्होंने अपने आप को उस माहौल में ढाल लिया है. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इसी तरीके से हर एक जीव जंतु जो अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेता है. जैसे आपने देखा है ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू जो होता है वो बर्फीले क्षेत्र में रहता है. कहाँ पर रहता है, बर्फ के अंदर रहता है. ठीक है, तो वो बर्फ के अंदर क्यों रह सकता है. आपने देखा होगा कि जो बर्फीला भालू होता है सफ़ेद कलर का, उसके आपने देखे होंगे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत सारे बाल होते हैं शरीर पर. तो वो जो बाल होते हैं वो उसे ठंड से बचाते हैं. ठीक है, ऐसे ही जो भेड़ें होती हैं, जो ठंडे इलाकों में भेड़ें होती हैं, उन पर बहुत सारी ऊन होती है जो उन्हें ठंड से बचाती है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि भेड़ों ने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया. वैसे ही आप अगर देखें कि ऊँट जो है उसके पैर गद्देदार होते हैं ताकि वो रेगिस्तान पर आराम से चल सके. तो यहाँ पर क्या है कि सभी चीजों में ये विशेषताएं जो आई हैं, उन्होंने अपने आप को अपने परिवेश के, अपने आवास के अनुसार ढाल लिया. तो इसी को क्या कहा जाता है, जीवों के अंदर अनुकूलन कहा जाता है, कि वो जो है अपने माहौल के अकॉर्डिंग, अपने परिवेश के, अपने आवास के अकॉर्डिंग अनुकूलित हो जाते हैं. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहलाता है कि अनुकूलन क्या होता है. अनुकूलन, जैसे मान लीजिए आप भी अगर किसी और के घर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार बच्चों का दिल नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उनका माहौल अलग होता है. ठीक है, वैसे ही अगर आप मान लीजिए कि वहाँ पर जा करके 1 महीना, 2 महीना, साल, 1.5 साल रहते हैं, तो उसके बाद अपने आप को आप जो है उस माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं. जैसे कई बच्चे ननिहाल में रहते हैं तो वो अपने आप को ननिहाल के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, फिर वो वहीं के जो है वहीं पर रहने लग जाते हैं ना. तो उसी को क्या बोला जाता है, अनुकूलन. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुकूलन क्या है, तो आप कह देंगे किसी पौधे अथवा जंतु को उसके जो विशिष्ट लक्षण और स्वभाव, किसी भी, देखिएगा सुनिएगा वापस से, किसी भी पौधे या जंतु को, किसी भी पौधे या
जंतु को, देखिएगा किसी भी पौधे या जंतु को उसके जो विशिष्ट लक्षण और स्वभाव किसी परिवेश में रहने के योग्य बनाते हैं। पौधे के और जंतु के क्या हैं? विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण व प्रभाव जो उसे किसी परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं, परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप साउथ इंडिया में चले जाते हैं, तो साउथ इंडिया में आपको पता है साउथ इंडियन फूड मिलेगा, तो आपको अब क्या करना होगा कि अपना फूड छोड़ करके उस फूड को अपना लेना होगा। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे अपने आप को उसके योग्य जो आप अपने आप को बना लोगे। जैसे कि भालू की बात कर ली जाए तो भालू के अंदर भी कुछ विशिष्ट लक्षण और प्रभाव है जिसकी वजह से वहाँ पर जो है किसी परिवेश में रहने योग्य अपने आप को बना लिया है उसने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अनुकूलन किसे कहते हैं, आवास किसे कहते हैं, और फिर जो भी जीव जंतु है उसका जो भी आवास है वो उसके अकॉर्डिंगली अनुकूलित होता है। जैसे मछली जो है उसके अंदर आपने देखा है कि मछली जल के अंदर सांस ले सकती है, तो जल के अकॉर्डिंगली अनुकूलित है, वो बाहर नहीं सांस ले सकती। उसका आवास है कहाँ पर? उसका आवास जल में ही है। ठीक है, कि सिंपल सी बात है, जब मछली जल के अंदर ही रह सकती है तो वो वहीं पर रहती है। अब बात आती है कि पर्यावरण अनुकूलन क्या कहते हैं, या फिर अगर पूछ लिया जाए कि पर्यावरण अनुकूलन क्या है, यह अनुकूलन किस प्रकार से भिन्न है, तो आप कहेंगे कि देखिएगा बात आती है तीसरा जो है वो पर्यानुकूलन क्या होता है कि एक जीव एक ही आवास पर रह रहा है, एक जीव एक ही आवास पर, उसका आवास नहीं बदला है कि अगर हम एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाएंगे और वहां पर हम उसी जगह पर रहने योग्य बन जाएंगे तो उसे तो हम क्या कहेंगे? उसे तो हम अनुकूलन कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि एक जीव अपने ही आवास पर है, ठीक है, मान लीजिए इस आवास पर पहले वर्षा ज़्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर वर्षा का होना कम हो गया, तो अब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वर्षा का होना कम हो गया तो इसके आवास में परिवर्तन आया कि नहीं आया? तो इसके आवास में परिवर्तन आया। तो इन परिवर्तनों के आधार पर जब जीव जंतु अपने आप को ढालेंगे तो इससे हम क्या कहेंगे? इसे पर्यानुकूलन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? पर्यानुकूलन। जैसे आपने सुना होगा कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई? क्योंकि जिराफ जिस क्षेत्र में रहता था पहले वहां पर जो पेड़ पौधे थे उनमें पत्तियां नीचे पाई जाती थी। पहले जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी, पहले जिराफ को नीचे ही फूल पत्तियां खाने को मिल जाती थी। ठीक है, मान लीजिए ये जिराफ है तो जिराफ को जो है नीचे ही फूल पत्तियां खाने को मिल जाती थी, इसलिए उसकी गर्दन छोटी होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उस इलाके में बारिश होना कम हो गई, तो नीचे की फूल पत्तियां तो इसने खा ली। अब पेड़ कैसे हो गए? पेड़ सिर्फ ऊपर से हरे रह गए। अब उसको फूल पत्तियां खाने तो वो प्रयास करने लगा, उछलने लगा, जो है स्ट्रेचिंग कर करके जो पत्तियों तक पहुंचने लगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या होने लगी? लंबी हो गई। ठीक है, और आज आप देखते हो कि जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, तो वो किस वजह से होती है? वो पर्यानुकूलन की वजह से होती है। पर्यानुकूलन की परिभाषा अगर आप देना चाहो तो आप क्या दोगे कि कुछ जीवों में थोड़े समय में ही कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो उसके परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाने में उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि जिराफ की गर्दन लंबी होना, जिराफ को नीचे जो पेड़ थे उन पर पत्तियां प्राप्त नहीं हो रही थी, बेचारे ने जो है अपनी गर्दन को ऊपर खींचना शुरू किया। क्यों खींचना शुरू किया? क्योंकि पेड़ जो है उसके ऊपर पत्तियां थी, काफी ऊंचाई पर पत्तियां थी, नीचे वाली पत्तियां तो खा ली, अब ऊपर वाली खाने के लिए वो प्रयास करने लगा, तो उसके अंदर क्या हो गए? परिवर्तन आ गए। तो किसी जीव जंतु के अंदर थोड़े ही समय में कुछ ऐसे परिवर्तन आना जो कि उसे अपने परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाने में सहायता करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो पर्यानुकूलन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक सांस लेने में असुविधा होती है। ठीक है, और
परंतु कुछ दिनों के बाद हमारा शरीर पर्वतीय वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि आप देखते हैं कि अक्सर लोग माउंटेन्स पर घूमने जाते हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उनकी सांस संबंधी समस्याएं आ जाती है, जैसे जो लोग होते हैं उनका जी घबराना, उल्टी आना, ऐसी समस्याएं रास्ते में हो जाती है। ठीक है, वो किस वजह से होती है? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों पर जो लोग रहते हैं, जो हमेशा से वहां पर रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप मैदानी क्षेत्र से वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर जाते जाते आपको ऐसी समस्याएं आएंगी, क्योंकि वहां का वातावरण अलग है, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अलग है, वहां पर जो है वायु दाब अलग है, इस तरह से वहाँ का मौसम अलग है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ समय तक आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको धीरे धीरे आप उसके अनुकूलित हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अनुकूलन विकास की प्रक्रिया को समझाइए। अब देखिएगा यहाँ पर बात आती है कि अनुकूलन किस वजह से होता है। जैसे जैसे आप देखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे, फिर हमने क्या किया, हमने कहीं पर जल्दी पहुंचने के लिए वाहनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे यानी कि हम डेवलप होते गए, हमने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाला। जैसे कि आपने देखा है कि कई सारे, जैसे अभी वायरस की बात हो रही थी, वायरस आया था, तो उस वजह से हमने क्या कर दिया, हमने मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने जो है क्या कर लिया, अपने आप को वातावरण के अनुकूलित कर लिया। हमने क्या किया, मास्क अपने आप पर लगाया ना, हमने अपने आप को चेंज किया, हाथ धोना शुरू किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने नई करनी शुरू कर दी। तो ये जो अनुकूलन है, जो हम प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जितनी भी चीजें आती हैं, तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि अनुकूलन विकास की प्रक्रिया को समझाइए, तो हम कहेंगे कि अनुकूलन अल्पकाल में निहित होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढाल नहीं पाते, वे मर जाते हैं। केवल वे जीवित रहते हैं जो अपने आप को इस परिवेश के अनुसार ढाल लेते हैं। यानी कि जो व्यक्ति, देखिएगा जैसे अभी बात चल रही है कि जैसा माहौल था पिछले दिनों, आजकल तो फिर भी थोड़ा सा भय कम रह गया, लेकिन फिर भी हमें अपने आप की सुरक्षा तो करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति मास्क लगा के रहेगा, जो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखेगा, वो तो जीवित बचेगा। लेकिन जो व्यक्ति कहेगा कि मैं तो अपने आप में कोई चेंज नहीं करूंगा, जो कहता है मैं तो हाथ नहीं दूंगा, जो कहता है कि मैं तो मास्क नहीं लगाऊंगा, तो सच बताइएगा कि क्या वो व्यक्ति जीवित रह पाएगा? सिंपल सी बात है। तो ऐसे व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढालते नहीं है और समय के साथ वो खत्म होते जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीवन में बदलाव आना जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, क्योंकि प्रकृति बदलाव ला रही है, प्रकृति में धीरे धीरे आपने देखा कि क्या दुनिया वैसी है क्या जैसी आपने बचपन में देखी थी? बिल्कुल, जब आप छोटे थे नहीं, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो बहुत सारे परिवर्तन आते जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। हम इसके माध्यम से विकास करते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा और एकदम आसान सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमने साइंस का चैप्टर था, लेकिन अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि थोड़ा एसएसटी की तरफ हमने आगे, है ना। चलिए वापिस से आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं, स्पष्ट कीजिए। तो क्या आप बता सकते हो कि समुद्र और मरुस्थल जो है वो अलग अलग प्रकार के परिवेश है, यानी समुद्र में रहने के लिए अलग प्रकार की विशेषताएं चाहिए, वैसे ही मरुस्थल यानी रेगिस्तान में रहने के लिए अलग विशेषताएं चाहिए। तो क्या आप मानते हो कि दोनों में अलग अलग ऐसे परिवेश अलग अलग है? तो आप कहेंगे बिल्कुल अलग अलग है। रेगिस्तान में रहना एक अलग चीज है, ठीक है, और वहीं जल के अंदर रहना एक अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो है मरुस्थलीय क्षेत्र के जीव जंतु किस प्रकार रहते हैं उनकी बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि जलीय जंतु किस प्रकार से रहते हैं, फिर उनकी बात करेंगे। अगर हम बात करें मरुस्थलीय इलाकों में और हम बात करें समुद्र में रहने वाले, तो दोनों में बहुत प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जलीय जंतु की अगर बात करें या हम समुद्रीय जंतु की बात करें,
में जीवन, समुद्र में जीवन की बात करें तो आपको पता है कि समुद्र के अंदर क्या होता है, लवणीय जल होता है, खारा जल होता है, कड़वा जल होता है ना। लवणीय जल होता है समुद्र के अंदर, खारा जल होता है। तो यहाँ पर केवल वही प्राणी निवास कर सकते हैं जो इस लवणीय जल के अंदर क्या ले सके, सांस ले सके, है ना। कि वही प्राणी केवल समुद्र के अंदर रहेंगे जो लवणीय जल, खारे जल के अंदर श्वास ले सके। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मछलियां, है ना। जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जो लवणीय जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, घुली हुई ऑक्सीजन, इस घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करके जो श्वास ले सके वही जलीय जीव होंगे। अब ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे जल में घुली हुई होती है और क्या कुछ होता है। तो देखिएगा, सुनिएगा कि मान लीजिए ये है आपका जल, ठीक है, मान लीजिए ये है आपका जल और जल के अंदर क्या रहती है, मछलियां रहती हैं और भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करें किसकी, मछली की। मान लीजिए कि ये कोई मछली है, ठीक है। तो ये मछली इसके अंदर कैसे रह रही है, सांस कैसे ले रही है। तो देखिएगा मछली के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि जल के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है, जल के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। तो ये मछली इस जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके सांस ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये छोड़ती है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप तालाब में जाते हो जहाँ पर मछलियां पाई जाती है, तो आपने देखे होंगे कि नीचे से बिल्कुल तली से बुलबुला उठता है और बाहर पानी में आके फूट जाता है। ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, कभी जाना तालाब के किनारे जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, आप देखोगे बार बार नीचे से ऐसे बुलबुले से ऐसे बूंदे सी बाहर निकलती है। तो होता क्या है, अंदर क्या हो रहा है, उसने मछली ने सांस ले ली, ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी है वो बुलबुले के रूप में ऊपर आएगी और बाहर वातावरण में निकल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इसकी सांस लेने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जलीय जंतु किस प्रकार से सांस लेते हैं, जलीय जल के अंदर वही जंतु निवास कर सकते हैं जो घुली हुई ऑक्सीजन, किसके अंदर, लवणीय जल, समुद्र का पानी खारा होता है ना, तो उस खारे जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग जो कर सकेंगे, जो उनका उसके अंदर श्वास ले सकेंगे, वो जलीय जंतु हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर तो आप देखते हैं जल होता ही नहीं, जल तो बहुत कम मात्रा में होता है, पीने के लिए जल बहुत कम मात्रा में होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र एकदम विपरीत परिस्थिति वाला होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जल कम मात्रा में होता है। तो ऐसे जीव जंतु यहाँ पर रह सकते हैं जो बिना पानी के कई कई दिन रह सके, ठीक है। जैसे कि बात करें रेगिस्तान का जहाज ऊंट। आपने देखा है कि ऊंट जो है वो कई कई दिन तक पानी पिए बिना रह सकता है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर क्या होता है, पानी कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिन अत्यधिक गर्म रहते हैं, दिन तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और रातें यहाँ पर क्या होती है, रातें यहाँ पर ठंडी होती है। तो उसके अनुसार यहाँ पर ऊंट इत्यादि रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, यहाँ पर जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, और सांस किससे लेते हैं, वायु से सांस लेते हैं। वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस नहीं लेते बल्कि वायु से सांस लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जीव जंतु जो अलग अलग परिवेश में रह रहे हैं, कुछ जल में रह रहे हैं, कुछ धरती पर रह रहे हैं, तो उनका जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। रेगिस्तान में जीव जंतु अलग तरीके से रहते हैं, जलीय जीव जंतु अलग तरीके से रहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु और पौधे जो हैं वो अपने आप को किस प्रकार से अनुकूलित करते हैं, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले कुछ जीव जंतुओं के बारे में अब हम जानेंगे जो अपने आप को रेगिस्तान में रहने के लायक बनाते हैं, ताकि वो जो है उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता ना पड़े, उनको ज़्यादा प्यास ना लगे, उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठीक है, और वो रेतीली भूमि जो है उस पर आसानी से चल सके, ठीक है। तो ऐसे कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र के जो जीव जंतु हैं उनके अनुकूलन के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है चैप्टर है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखिएगा, अगर हम बात करें मरुस्थलीय जंतुओं की, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मरुस्थलीय जंतुओं की। और मरुस्थलीय जंतुओं के अंदर अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय जंतुओं में हम बात करते हैं मरुस्थल के अंदर रहने वाले चूहे व सांप की। किसकी बात करें, चूहे और सांप की। तो देखिएगा, जो चूहा मरुस्थल के अंदर रहता है यानी रेगिस्तान के अंदर रहता है, उसके अंदर क्या होता है, ऊंट के समान लंबे पैर नहीं होते हैं, इनके अंदर
लंबे पैर नहीं होते हैं। चूहे के पैर लंबे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। सांप के पैर, अक्सर सांप के पैर पहले होते थे, उनका यूज़ नहीं किया तो अब सांप के पैर होते ही नहीं। ठीक है, तो देखिएगा चूहे और सांप के जो पैर हैं वो लंबे नहीं होते हैं। ये चूहे और सांप कहाँ पर रहते हैं? ये चूहे और सांप रेगिस्तान की भूमि में बिल बना के रहते हैं। ये क्या करते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से जमीन के अंदर बिल बना लेंगे। ठीक है, ये रहा इनका बिल, तो इस तरह से ये जमीन के अंदर बिल बना लेंगे। जमीन के अंदर बिल बना के जो है चूहा और सांप इसके अंदर रहते हैं। मरुस्थलीय इलाकों में क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इनको दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। दिन के समय गर्मी लगती है तो अगर ये जमीन पर रहेंगे तो बेचारे इतनी गर्मी के कारण मर जाएंगे। गर्मी के कारण प्यास लगेगी, पानी मिलेगा नहीं, तो बताइए क्या ये जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो ये क्या करते हैं, दिन के समय में अपने आपको किसके अंदर रखते हैं? बिलों के अंदर रखते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर दिन के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब बात आती है कि रात को ये बिलों के अंदर क्यों रहते हैं? रात को इसलिए बिलों के अंदर रहते हैं क्योंकि आपने देखा है कि रात को जब भी ठंड होती है तो हम अपने अपने घरों में रजाइयाँ ओढ़ ओढ़ के सोते हैं, तो ये भी तो बेचारे बिलों के अंदर जाके ही तो सोएंगे, क्योंकि रात को ठंड बहुत होती है। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि दिन में गर्मी होती है, रात को ठंड होती है। तो मरुस्थल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो तेज गर्मी से बचने के लिए ये क्या करते हैं, गहरे बिलों में रहते हैं। और रात्रि के समय जब ठंड हो जाती है, यानी कि जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है, तब ये बाहर निकलते हैं। लेकिन जब अत्यधिक ठंड हो जाती है तो ये वापस बिलों के अंदर जाने लगते हैं। ये रात्रि के समय बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि उस समय ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। ठीक है, और जब देर रात्रि तक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तब ये वापस अंदर चले जाते हैं। तो ये तो बात हो गई मरुस्थलीय जंतुओं की। अगर हम बात करें मरुस्थल के अंदर पौधे, आपने देखा होगा, आप अपने घर पे जो पौधा लगाते हो उस पौधे को अगर हम 2-3 दिन पानी नहीं देते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन तक जीवित रह जाते हैं, लेकिन अगर आप 10 दिन तक लगातार किसी पौधे को पानी नहीं दोगे, फूल वाले पौधे को, तो वो पौधा मर जाएगा, मुरझा जाएगा। ठीक है, या फिर वो सूख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में फिर मरुस्थल के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, आपने देखा खेजड़ी वृक्ष जो है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। ठीक है, तो ये जो खेजड़ी है ये जो है वहाँ पर कैसे जीवित रह जाता है, उसको जो है, यानी चलिए वो तो एक वृक्ष है, लेकिन अगर छोटे छोटे पौधे आपने देखे होंगे, कंटीले पौधे, कंटीली झाड़ियाँ आपने देखी होगी, ज़्यादातर रेगिस्तान के अंदर कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो वो झाड़ियाँ वहाँ पर कैसे उगाती हैं? वहाँ पर तो जल ही नहीं था, तो जल के बिना वो पौधे रह कैसे सकते हैं? तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि मरुस्थल के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे रहते हैं। तो देखिएगा पेड़ों के अंदर क्या होता है, पहले तो पेड़ों को, पत्तियों को समझिएगा कि वो जो है पानी का करते क्या हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। देखिएगा पौधे क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है। ठीक है, तो ये जो पेड़ है ये क्या करता है, जड़ों से पानी लेता है। ठीक है, जड़ों से पानी लेता है, उस पानी का भोजन बनाने में उपयोग करता है। लेकिन ज़्यादातर पानी क्या होता है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा कई सारी पत्तियाँ आपने देखी होंगी कि उनके जो आगे और पीछे का, यानी पत्ती के ऊपर का और नीचे का जो रंग है वो अलग अलग होता है। पत्ती ऊपर से हल्के हरे रंग की होती है और नीचे से गहरे हरे रंग की होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि इसके ऊपर जो है रोम छिद्र पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश इन छिद्रों पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश इन छिद्रों पर पड़ता है तो यहाँ से पत्ती के अंदर जो पानी की बूंदें होती हैं, वो पानी की बूंदें भाप बन बन कर कहाँ जाती हैं, वातावरण के अंदर जाती हैं। ठीक है, चलिए इस पेड़ को तो बहुत सारा पानी मिल रहा था, इसने खाना बना लिया, खाना खा लिया, और जो भी बचा पानी वो क्या हो गया, वो वाष्प के रूप में वातावरण में चला गया, यानी भाप बन के वातावरण के अंदर चला गया। लेकिन अगर हम रेगिस्तान के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर तो पानी ऑलरेडी कम है और सूर्य की धूप भी इतनी ज्यादा है कि अगर इसकी पत्तियां हुई तो पत्तियों से जल सारा का सारा चला जाएगा और ये पौधा सूख जाएगा।
तो रेगिस्तान के अंदर जितने पौधे पाए जाते हैं उनके अंदर पत्तियां जो होती हैं वो होती ही नहीं है। पत्तियां जो होती हैं वो कांटों के रूप में होती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो हमारे वृक्ष हैं उनमें पत्तियां होती है, लेकिन रेगिस्तान के अंदर जो भी वृक्ष देखते हैं उनमें पत्तियां या तो बहुत छोटी छोटी होती है या तो वो कांटों के रूप में होती हैं, लेकिन पत्तियां बड़ी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि पत्तियां बड़ी बड़ी हुई तो सारा का सारा जल कौन ले जाएंगे? सूरज ले जाएगा, ठीक है, यानी सूर्य के कारण वो वातावरण के अंदर चला जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये पेड़ पौधे अपने आप को कैसे अनुकूलित रखते हैं। तो देखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं इनमें पत्तियां या तो होती ही नहीं अथवा होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां जो है कांटों के रूप में रहती हैं, कांटों के रूप में रहती है तो ये क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन ये होता है जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना, बाहर छोड़ना, ठीक है। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये बहुत कम मात्रा में होता है। कब? जब मरुस्थलीय इलाकों में जाते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय इलाकों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें जो पत्तियां हैं वो या तो होती नहीं या पत्तियां होती हैं तो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं। और जब पत्तियां छोटी हैं, पत्तियां बड़ी है ही नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन या तो होता नहीं या तो कम होता है, जिसकी वजह से वो कम पानी में भी अपने आप को क्या रख पाती है? जीवित रख पाती है। इसके अलावा मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें गहरी होती हैं और उनकी जड़ें इस प्रकार से होती हैं कि वो जल का अवशोषण भी आसानी से कर लेती हैं। अगर उन्हें दूर तक कोई बूंद मिली तो भी ये जड़ें जो है पौधे को वहां से जल उपलब्ध करवा देंगी। तो इनके अंदर क्या होता है? जड़ों की क्या खास बात होती है? तो इनके अंदर जो पौधे होते हैं इनके अंदर देखिएगा जो पौधे होते हैं उनका जो तना है देखिएगा जो पौधा होता है वो उसका जो तना है वो एक मोमी परत से ढका रहता है। तना एक मोमी परत से ढका रहता है, पहली बात तो। और उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं जो आसानी से क्या कर लेती हैं? जल का अवशोषण कर लेती हैं। और तना जो है वो मोमी परत से ढका हुआ है। मोमी परत से ढका हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से भी जल सूर्य के कारण बाहर उड़ नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ से भी सूर्य का जल बाहर नहीं उड़ पाएगा। तो जल, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ प्रीशियस होती है, मूल्यवान होती है, तो हम उसे बचा बचा के रखते हैं ना। तो रेगिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है? जल है। तो ये पौधा भी क्या करता है? जल को बचा बचा कर रखता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ऊंट मरुस्थल के अंदर जीवन यापन कैसे करता है? अगर बात की जाए रेगिस्तान के जहाज ऊंट की, तो ऊंट की कुछ खास बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ऊंट के अंदर क्या क्या खासियत होती है। तो एक चीज़ तो आपने सुनी ही होगी कि जो ऊंट होता है उसके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? गद्देदार होते हैं। पैर गद्देदार होते हैं जिसके कारण उसके जो पैर हैं वो ज़मीन के अंदर, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी के अंदर क्या होता है? उसके पैर धंसते नहीं हैं। तो अब देखिएगा जो ऊंट है उनके पैर लंबे होते हैं और शरीर रेत की गर्मी से दूर रह सकता है। ऊंट के क्या होते हैं? मान लीजिए अगर हम ऊंट की स्ट्रक्चर थोड़ी सी बना के देखें तो आप देखते हो कि इस तरीके से मान लीजिए कि जो ऊंट है, चलिएगा थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, खैर चलिएगा, इस तरह से जो ऊंट है डायग्राम पर अब आप हंसिएगा मत, ठीक है, डायग्राम तो चलिएगा जैसा है वैसा है। अब आप देखते हैं कि जो ऊंट होता है उसकी टांगे बहुत ज़्यादा लंबी होती है। टांगे बहुत ज़्यादा लंबी है तो नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी से उसका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो मिट्टी गर्म होगी तो गर्म मिट्टी के कारण उसका शरीर जो है वो जलेगा नहीं, क्योंकि नीचे क्या है? पैर है। तो धरती की जो गर्मी है वो इस तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर मिट्टी जो है वो जल्दी और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसके पैर लंबे होते हैं जिससे शरीर जो है रेत की गर्मी से दूर रहता है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि ऊंट का शरीर इस प्रकार से होता है। देखिएगा जब भी हम पानी पीते हैं गर्मी के अंदर, जब भी हम पानी पीते हैं गर्मी के अंदर हमें प्यास ज़्यादा लगती है,
क्यों ज़्यादा लगती है? क्योंकि हमें पसीना आता है, पसीना आता है तो पानी बाहर चला जाता है। इसके अलावा मूत्र विसर्जन की वजह से भी जल का ह्रास होता है, तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊँट की क्या क्या खास बात होती है कि ऊँट जो है मूत्र विसर्जन भी काफ़ी कम करता है। ऊँट जो है मूत्र विसर्जन भी काफ़ी कम करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो उसका मल होता है वो शुष्क होता है, यानी उसमें भी जल की मात्रा कम होती है। मल जो होता है उसका क्या होता है? मल शुष्क होता है, जिसकी वजह से जल नष्ट नहीं होगा। तीसरी बात क्या हो गई? ऊँट को पसीना भी नहीं आता, ऊँट को पसीना भी नहीं आता तो जल बाहर तो नहीं निकलेगा। तो जितना वो जल लेगा उतना वो जो है उसके दिमाग को संतुलित करने में और उसको भोजन बनाने में जो उसकी सहायता मिलेगी। तो ये इस वजह से थोड़े से जल में भी आसानी से रह सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो यही कारण है कि ऊँट जो है जल के बिना कई कई दिनों तक रह सकता है, जल के बिना कई दिनों तक रह सकता है। कि इसने एक बार पानी पी लिया, एक बार में ऊँट बहुत सारा पानी पी सकता है, एक बार में उसने पानी पी लिया तो उसके बाद उसे काफ़ी टाइम तक पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप का आवास किस प्रकार होता है। तो ये हमने बात कर ली कि वो क्या करते हैं, दिन के समय में बिलों में छुपे रहते हैं और रात के समय में बिल से बाहर आ जाते हैं। जब थोड़ी सी ठंड हो जाती है, यानी जब मौसम सुहावना होता है, तब वो क्या करते हैं, जल से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मछलियों के बारे में। ऊँट के बारे में तो हमने अच्छे से जान लिया, थोड़ा सा मछलियों के बारे में भी जान लेते हैं। ऊँट के बारे में मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है कि ऊँट का जो शरीर होता है उस पर आपने देखे होंगे कि कई बार राजस्थान के अंदर ऊँट के शरीर पर अलग अलग कलाकृतियाँ बनी होती हैं। वो कलाकृतियाँ किस वजह से बनी होती है? क्योंकि ऊँट के शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। ऊँट के शरीर पर जो बाल होते हैं वो भी आपने अलग अलग प्रकार से देखे होंगे। सर्दी के अंदर ये जो बाल होते हैं वो घने होते हैं, लेकिन गर्मी के अंदर ये जो बाल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, हल्के होते हैं। तो गर्मी के अंदर बाल हल्के होते हैं ताकि ऊँट को हवा लग सके, और सर्दी के अंदर बाल भारी होते हैं, झुरमुट बने हुए होते हैं, एक दूसरे के अंदर फंसे होते हैं ताकि सर्दी के अंदर ऊँट को सर्दी ना लग सके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऊँट की। अब हम बात करते हैं कि मछली के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से भी सांस ले सकती है। तो देखिएगा, मछलियों का शरीर जो होता है वो मुख्यतः धारा रेखीय होता है। मछलियों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? देखिएगा, मछली का शरीर अगर आपने देखा होगा तो मछली का शरीर देखिएगा कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ से, ठीक है। और उसके जो है यहाँ पर इस तरह से पंख लगे हुए होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि लगभग इस तरीके से होता है, ठीक है, मछली का। तो अब देखिएगा मछली के अंदर क्या होता है कि मछली के अंदर क्या होता है, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। अब आप कहेंगे कि धारा रेखीय का क्या मतलब है, मछली का शरीर धारा रेखीय कैसे होता है? तो धारा रेखीय का मतलब होता है कि मछली का शरीर बीच में से मोटा होता है, आगे से और पीछे से पतला होता है। और ये जो शरीर है ये मछली की तैरने में सहायता करता है। किस में सहायता करता है? तैरने में। अब मछली के पैर थोड़ा ना होते हैं कि वो पानी के ऊपर चल सकती है, उसके तो क्या होता है, उसका शरीर होता है और आगे और यानी कि दो जो है उसके आगे पंख होते हैं और पीछे जो है वो भी पंख होते हैं। तो ये पंख जो है, ये जो पंख होते हैं, आपने देखा होगा कि मछली कैसे जल के अंदर, आपने मछली को तैरते हुए देखा होगा, तो वो कैसे तैरती है, बिल्कुल सांप की भांति ऐसे ऐसे तैरती है, यानी कि एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, यानी उस तरह से मुड़ मुड़ के वो चलती है। जैसे सांप नहीं चलता, सांप ऐसे ऐसे चलता है ना, तो वैसे ही मछली भी इस तरह से चलती है। तो उसका जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय का मतलब क्या हो गया कि उसका शरीर बीच में से मोटा होता है, आगे और पीछे से पतला होता है, जिसके कारण वो यूं मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ मुड़ के जो है वो जल में तैरती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मछलियों के बारे में बताइए, तो आप बताएंगे कि मछलियों का शरीर मुख्यतः धारा रेखीय होता है। इनकी यह आकृति जल में तैरने के लिए इनकी सहायता करती है। अब क्या होता है कि इनका जो शरीर होता है, मछलियों का जो शरीर होता है वो जो है
मछलियों का जो शरीर होता है वो चिकने शल्क से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? चिकने शल्क से ढका रहता है। अब बात करेंगे कि ये चिकना शल्क जो होता है ये क्या कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मछली का शरीर है वो चिकने शल्कों से ढका रहता है। ये शल्क उन्हें सुरक्षा के साथ साथ तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा देखे होंगे आपने कि इनके पंख और पूंछ भी चपटी होती है जो इनका संतुलन बनाए रखती है। अब आप देखिएगा कि मछली के अंदर क्या होते हैं। मछली के अंदर जो है गिन या क्लोम पाए जाते हैं। मछली के अंदर गिन या क्लोम पाए जाते हैं। अब देखिएगा मछली के अंदर गिल या क्लोम पाए जाते हैं, गिल या क्लोम पाए जाते हैं। और ये गिल जो है मछलियों को क्या करते हैं, जो श्वास होते हैं उसमें सहायता करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हो गई, ये सारी की सारी चीजें क्या है। तो देखिएगा मछली का जो शरीर है वो चिकने शल्क से ढका रहता है। आपने देखा होगा मछली का शरीर चिकना चिकना होता है। तो वो क्या करता है कि अगर मछली का शरीर चिकना नहीं होगा तो वो पानी के अंदर फिसल नहीं सकेगी, ठीक है। तो वो पानी के अंदर फिसल सके, पानी को चीर के आगे जा सके, तो इसके लिए उसका जो शरीर है उसके ऊपर क्या होता है, चिकना शल्क होता है। और मछली के जो शरीर है उस पर मान लीजिए गिल होते हैं। गिल का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से मान लीजिए कि कुछ छेद होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जा सकती है, ऑक्सीजन गैस जा सकती है। पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन को वो चुरा लेगी, अंदर ले जाएगी, अंदर ले जा करके वो सांस ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ देगी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है कि हम सांस किससे लेते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं। तो वैसे ही मछली किससे सांस लेते हैं, मछली सांस गिल या क्लोम से लेती है, ठीक है। और अब बात आती है कि यहाँ पर इसका जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है। इसके अलावा इसके आगे के पंख और पीछे की पूंछ जो होती है वो भी क्या होती है, चिकनी होती है और चपटी होती है। चिकनी होती है और चपटी होती है, तभी तो यूं 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 हिलाते हुए वो आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसके पंख और पूंछ जल के अंदर उसका संतुलन बनाए रखते हैं। और ये हमने बात की किसकी, मछली के शरीर की। तो इस तरह से हमने जो है कुछ बातें कर ली। अब यहाँ पर कुछ चीजें, दो चीजें आती हैं कि एक तो आप क्या कीजिए कि जो स्थलीय जीव है और जो जलीय जीव है उनके बीच में अंतर बताइए कि जमीन पर रहने वाले जीव और जल में रहने वाले जीवों के अंदर अंतर क्या है। तो ये तो आप साफ बता सकते हो। अभी अभी हमने पढ़ा था कि स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं वो क्या करते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर वो आवास करते हैं, जमीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन जो जल वाले जीव हैं वो क्या करते हैं, तैरते हैं, जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उससे सांस लेते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है उसके अंदर दो तरह के घटक पाए जाते हैं। एक तो होते हैं जैव घटक, एक तो क्या होते हैं, जैव घटक, और दूसरे होते हैं अजैव घटक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैव घटक और अजैव घटक के अंदर क्या चीज होती है, देखिएगा जैव का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब जो जीवित है, जो जीव है, जो सांस ले सकता है। और अजैव का मतलब जो जीवित नहीं है, यानी जो सजीव नहीं है। तो जितने भी निर्जीव हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, जितने भी निर्जीव घटक हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, अजैव घटक के अंदर। और जितने भी सजीव हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, जैव घटक के अंदर आ जाएंगे। निर्जीव के अंदर माफ कीजिएगा, पत्थर आ गए, पहाड़ आ गए, नदियां आ गई, जल आ गई, वायु आ गई, ये सारे के सारे क्या है, अजैव घटक है। और जैव घटक के अंदर पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जीव जंतु सांस लेते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, जैव घटकों के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैव घटकों और अजैव घटकों के अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप कह देंगे कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव क्या कहलाते हैं, जैव घटक। और उनके आवास में पाई जाने वाली जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएंगी, अजैव घटक। जैसे कि आपने देखा है आपके घर में जितना भी सामान है उसको आप दो भागों में बांट सकते हो, जैव घटक, अजैव घटक। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मच्छर, ये सारी की सारी किस में आ जाएंगे, जैव घटकों में आ जाएंगे। और जितने भी सामान है, यानी कि पुस्तकें हैं, बैग है आपका, यूनिफॉर्म है आपकी, चेयर है, टेबल है, बेड है, ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, अजैव घटक के अंदर आ जाएगी। तो आवास में दो चीजें होती है, जैव और अजैव, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जैव घटक और अजैव घटकों के अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए।
अब हमारा जो लास्ट जो एनालिसिस पड़ा है वो कौन सा पड़ा है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र और घास वाली जगह पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी क्या क्या खास बातें होती हैं। तो देख लीजिएगा, सिर्फ सार सुन लीजिए, बाकी पीडीएफ के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर तो मिलने ही वाले हैं। तो देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो अपने आप को उसी माहौल के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनके अगर हम उदाहरण ले तो आपने देखा होगा कि उनके अंदर जो पत्तियां होती हैं वो सुई के आकार की होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वृक्ष होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे क्रिसमस ट्री देखा आपने, तो क्रिसमस ट्री कैसा होता है, ऐसा होता है ना, लगभग ऐसा। तो आपने देखा होगा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर वो कैसे होते हैं, वो शंक्वाकार होते हैं, शंकु की आकृति। जैसे कि आपकी जो आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम आती है, आइसक्रीम की जो कोन होती है उसकी जैसी होती है ना। तो ये जो है उनकी आकृति कैसी होती है, शंक्वाकार होती है। क्यों ऐसी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पड़ती है, बर्फ। अगर बर्फ पड़ेगी, मान लीजिए कि पेड़ अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बर्फ होगी और पेड़ को नीचे गिरा लेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बर्फ यहाँ गिरती जा रही है और नीचे जाती जा रही है ना। और इसी के साथ साथ इसको सांस लेने के लिए भी जगह मिल जाएगी। अगर यहाँ पे बर्फ जम गई तो इसको सांस कहाँ से लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बर्फ जो है साथ के साथ नीचे जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका आकार कैसा होता है, शंक्वाकार। उनके वृक्षों की पत्तियां जो होती हैं वो सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल और हिम जो है सरलता से क्या होता है, नीचे खिसक जाता है, यानी कि जो बर्फ गिरती है वो नीचे खिसक जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी। अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतुओं की, तो आपने देख ही लिया कि जो सफेद भालू होता है उसकी क्या खास बात होती है, पर्वतों के ऊपर रहता है, उसके शरीर पर घने घने बाल पाए जाते हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्रों पर पड़ने वाली जो ठंड है उस ठंड से उसकी रक्षा करेंगे। तो वो भी बात हो गई कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं। अब उसकी बात आती है कि पहाड़ी तेंदुआ जो होता है उसके शरीर पर भी क्या पाए जाते हैं, जो है फर है वो पाए जाते हैं। और जो आपने देखा होगा कि जो बकरी जो होती है, बकरी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतुओं की बात हो रही है तो हम कुछ एक जंतुओं को छांट के उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने भालू की बात की, ऊंट की बात की, तो इनसे हमें खासियत पता चलेगी। जैसे बकरी होती है तो बकरी के जो आपने देखे होंगे कि जो पैर के खुर होते हैं वो मजबूत खुर होते हैं। बकरी के जो पैर होते हैं उनमें मजबूत खुर होते हैं। जैसे आपने देखा ऊंट के पैर कैसे थे, गद्देदार थे, वैसे बकरी के अंदर क्या होते हैं, खुर होते हैं। बकरी के पैरों के नीचे क्या होते हैं, मजबूत खुर होते हैं जो कि इसे पहाड़ों की सर्दी से इसके पैरों को बचाते हैं। जैसे कि हम ठंड में क्या करते हैं, हम जूते पहन लेते हैं, तो बकरी में क्या पाए जाते हैं, खुर, जो कि इसे किससे बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं। तो ये तो बात हो गई पहाड़ों पर रहने वाले जीव जंतुओं की, पर्वतीय क्षेत्र में विद्यमान जो जीव जंतु हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि जो सिंपल मैदान के ऊपर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में अगर देखी जाए तो मैदान पर रहने वाले जीव जंतुओं की अगर बात करें तो उनमें हम बात करते हैं शेर और हिरण की। आपने देखा होगा कि हिरण जो है वो काफ़ी तेज गति से दौड़ता है और इसके अलावा जो है उसके अंदर बहुत सारी खास बातें होती हैं। क्या क्या खास बातें होती हैं देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, हिरण और शेर की, तो हिरण की क्या क्या खास बातें होती हैं कि हिरण के अंदर जो उसकी आंखें होती है वो उसके आगे जो शरीर यानी उसका जो मुंह है उसके ऊपर इस प्रकार से स्थित होती है कि वो अपने चारों तरफ देख सकता है। अपने चारों तरफ इस तरह से देख सकता है कि पीछे, आगे, साइडों में कोई भी अगर शिकारी आता है तो वो काफ़ी तेज गति से दौड़ भी सकते हैं। इसके अलावा उसके पैर भी लंबे होते हैं, इसके कारण से जो है वो तेज गति से दौड़ सकता है। और अगर शेर की कुछ खास बातों की ध्यान रखें तो शेर जो होता है उसके शरीर का जो आप ये कह सकते हो कि शरीर का जो कलर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जिन जीवों का वो शिकार करना चाहता है वो जीव जो है उसे आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। इसके अलावा शेर की और भी कुछ खास बातें होती हैं कि शेर जो होता है
उसका जो रंग है वो मटमेला यानी कि हल्का भूरा सा होता है, घास के जो सूखी घास होती है वैसा सा कलर होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से शिकारी की आंखों में नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा शेर के सूंघने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो है वो जिन जंतुओं का शिकार करना चाहता है उनकी खुशबू से उनको पहचान लेता है और उसे भोजन आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ जीव जंतुओं की बात की। यह हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम जीव जंतुओं के श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, उनके उद्दीपन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा है कि जैसे कई सारे पौधे हैं, जैसे कुछ पौधे जो रात को ही खिलते हैं, जैसे सूरजमुखी का पौधा है तो जिस तरफ सूरज घूमता है वैसे वैसे ही वो घूमता है। छुई मुई का पौधा है वो छूने से मुरझा जाता है, उसका जो फूल होता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये सब किस वजह से होता है। ठीक है, ये करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।